नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार पिछले चुनाव में बहुत एक्टिव नहीं थे, बहुत सभाओं में नहीं गए थे, लेकिन नीतीश कुमार इन चार सीटों को माफ कीजिएगा, जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें बहुत एक्टिव है। नीतीश कुमार जहां आज तरारी में है चिराग पासवान के साथ, वहीं बेलागंज, इमामगंज, इन जगहों पर भी उनको लगातार जाना है और उनके कार्यक्रम बने हुए हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार छठ घाटों की जेपी नड्डा के साथ जो उन्होंने घूम घूम कर देखा छठ घाटों को, वहां जब पहुंचना हो या फिर आगे चल के जदयू द्वारा जो प्रस्तावित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो घोषित किया गया है उसमें एक्टिव होना हो, नीतीश कुमार लगातार इन सभी कार्यक्रमों में एक्टिव रहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के जो आने वाले 25 में होने वाले हैं उनको लेकर अभी से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। उनकी पार्टी भी उस चुनाव को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है। देखिए, तैयारी तो भाजपा भी अपने स्तर पर कर रही है और आज हम आपको पंचनामा में बताने वाले भी हैं कि भाजपा और जदयू की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिशा में है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। दोनों पार्टियों के समन्वय से एनडीए के मिजाज और हेल्थ को बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ये जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की लड़ाई जैसा नहीं है, जिसके बावजूद भी एनडीए सर्वाइव कर सकता है। अगर जदयू भाजपा के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो निश्चित ही ये बिहार एनडीए के लिए ताबूत की उसकी अंतिम कील हो जाएगी। अब नीतीश कुमार किसी तरीके से बिहार में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की स्थिति में है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो 2020 में गलती हो गई थी, जो चूक हो गई थी, उसे जल्दी जल्दी सुधारा जाए। निश्चित ही 5 साल बाद चुनाव होता है तो नीतीश कुमार के हाथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन उस आधार पर 1 साल का समय लगभग बचता है। निश्चित ही हो सकता है उससे पहले भी चुनाव हो। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक फुटवर्क को देखते हुए हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आज पंचनामा में मैं आप लोगों के साथ वो भी साझा करने वाला हूँ, लेकिन इस खबर में, इस भयंकर खबर में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, नीतीश कुमार का कोई भरोसा है नहीं। राजनीति में नीतीश कुमार बहुत कंफर्ट ओरिएंटेड है। उनके हिसाब से अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो वो पाला बदल देते हैं, सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदल देते हैं। उन्हें व्यवस्था बदलने में, परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता है। और ये भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार का कि इन फैसलों को उन्होंने बहुत कम समय में ले लिया है। अब नीतीश कुमार बार बार पूरे बिहार में घूम घूम कर ये बात बोल रहे हैं। चुनाव में भी आज तरारी में उन्होंने रिपीट किया कि वो जितनी बार गए हैं महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, लालू के साथ, उतनी बार उनसे गलतियां हुई हैं। ये गलतियां वो रिपीट नहीं करेंगे। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ये बोल चुके हैं कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उसके बावजूद वो 2 बार भाजपा के साथ गए हैं, 2 बार भाजपा को छोड़ा भी है। निश्चित ही नीतीश के इन बयानों को आप तरजीह नहीं दे सकते राजनीति में। इसे आप आधार मानकर नहीं चल सकते हैं। इन बयानों से नीतीश के पलटने की एक लंबी फहरिस्त है। इसके बावजूद नीतीश कुमार के इन बयानों से भाजपा और उनके सहयोगी दलों को कितना कंफर्ट मिलता है ये आज पंचनामा में आपको समझाऊंगा। मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा पंचनामा में कि नीतीश के इन वादों के, यानी ये नीतीश की तीसरी कसम है, इसके भरोसे क्या भाजपा टिक पाएगी। निश्चित ही भाजपा ने बिहार में एक अलग डर्रे पर चलने की तैयारी कर ली है। जेपी नड्डा का बिहार बार बार आना, हिंदू फेस्टिवल जो छठ है इसके दौरान बिहार में मौजूद होना, ये भी एक बड़ा इशारा करता है। लेकिन नीतीश कुमार के वादों का क्या? इस बार क्या नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए में? देखिए, सारे इशारे तो इसी तरफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे। चिराग पासवान का बयान कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं और वही सीएम बनेंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, भाजपा नेताओं का एक स्वर में ये कहना कि नीतीश कुमार के अंतर्गत, उनके अंडर में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हें ही हम चेहरा बनाकर लड़ेंगे, वही सीएम बनेंगे, ये नीतीश कुमार के विश्वास को थोड़ा बढ़ाता है। उनके एनडीए में रुकने के स्थितियों को, परसेंटेज को ये इंक्रीज करता है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की गारंटी नहीं ली जा सकती है। खासतौर पर तब नीतीश कुमार ने एक और बार पलटी मार दी है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने अपने एक और फैसले से यू टर्न ले लिया है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार बहुत एक्टिव नहीं थे, लेकिन जो सभाओं, कुछ छोटी मोटी सभाएं उन्होंने की, उन सभाओं में बयान तो बड़े बड़े दिए थे। ऐसी ही एक सभा समस्तीपुर में हुई थी।
जहां शांभवी चौधरी और सनी हजारी चुनाव लड़ रहे थे। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनकी पुत्री हैं। वहीं सनी हजारी नीतीश कुमार के ही एक और करीबी और उनके ही एक मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। मज़ेदार बात यह है कि जहां अपनी पार्टी से अलग हटकर अशोक चौधरी ने एनडीए के ही एक सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी से अपनी पुत्री को चुनाव लड़ाया, वहीं महेश्वर हजारी ने तो एक कदम और आगे ले लिया और वो दूसरे गठबंधन से अपने बेटे को चुनाव लड़ाते हैं। वो कांग्रेस से अपने जो पुत्र हैं सनी हजारी, उनको रातों रात टिकट दिलवाते हैं और समस्तीपुर में ये दो नेताओं के, जो कि एक ही पार्टी के हैं, इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मज़ेदार बात यह है कि नीतीश कुमार इन दोनों के बीच धर्म संकट में नहीं फंसते हैं, बल्कि नीतीश कुमार एक सभा में शांभवी चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते के दौरान ये कहते हैं, आपको याद भी होगा पूरा वो प्रकरण, कि कुछ लोग गड़बड़ कर रहा है, इधर उधर चला जा गया है और वो काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, चुनाव बाद सबका हिसाब होगा। देखिए, कायदे से तो इसे इस तरह से लिया गया कि चुनाव बाद छुट्टी की जाएगी। निश्चित ही महेश्वर हजारी पर्दे के पीछे एक्टिव थे, वो जदयू के संगठन में काफ़ी दिनों से हैं, तो जदयू के संगठन का उपयोग भी वो अपने पुत्र के लिए करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये सब कुछ सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नहीं किया। अशोक चौधरी इसके अलबत्ता एनडीए के सारे सहयोगियों की मदद तो लेते ही हैं, सारे रिसोर्सेज का यूज तो करते ही हैं समस्तीपुर में। कुछ महागठबंधन के सहयोगी भी उनके पक्ष में आ जाते हैं अंतिम समय में। निश्चित ही ये चुनाव एक तरफा हो गया, शांभवी चौधरी एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीती हैं चुनाव। लेकिन नीतीश कुमार के उस बयान पर सबकी नज़र टिकी हुई थी कि क्या महेश्वर हजारी पर्दे के पीछे जो खेल कर रहे हैं, या महेश्वर हजारी जिस तरीके से दूसरे गठबंधन से टिकट लेकर अपने पुत्र के लिए आए हैं, क्या इससे नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या नीतीश कुमार महेश्वर हजारी की छुट्टी कर देंगे? तो देखिए, चुनाव के बाद तो समय काफ़ी बीत गया है, महेश्वर हजारी पर अब तक कोई गाज नहीं गिरी है। उल्टा कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि इशारों में उस वक्त नीतीश कुमार ने ये नहीं, नाम तो किसी का लिया नहीं था, तो हो सकता है कि उनका इशारा अशोक चौधरी की तरफ भी हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अशोक चौधरी को, ये दावा करते हैं कि अशोक चौधरी को उन्होंने ये तक कह दिया कि आप जहां से अपनी पुत्री के लिए टिकट लेके आए हैं वहीं आप भी चले जाइए। इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन ये चर्चाएं बिहार की राजनीति में हुई हैं। निश्चित ही अशोक चौधरी नीतीश के बड़े करीबी हैं, आज भी उनकी जो महत्ता है वो जदयू में काफ़ी है। पार्टी के पुराने नेताओं से भी कहीं ऊंचा कद उनका दिखता है। हाल ही में एक जो कमेटी बनी थी, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जो कमेटी बनी थी, उसमें 5 सदस्यीय टीम बनी थी, जिसमें संजय झा, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा, श्रवण कुमार और रामनाथ ठाकुर थे। इस टीम को एक्सटेंड किया गया अशोक चौधरी के लिए और 2 नाम उसमें और ऐड किए गए, एक विजेंद्र यादव का और दूसरा अशोक चौधरी का। इन दोनों को भी 2 टीम्स दी गई। तो ये साबित कर, पूर्व में भी जब कमेटी बनी थी जदयू की, उसमें उनका एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था, तो वहाँ भी ये विवाद हुआ था और अशोक चौधरी का नाम फिर बाद में ऐड करना पड़ा था। तो नीतीश कुमार और अशोक चौधरी में बहुत डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं सामने सामने, लेकिन विवाद कुछ भी हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के उस बयान को कैसे लिया जाए? देखिए, अगर आप राजनीति को सीधी समझते हैं तो निश्चित ही ये महेश्वर हजारी के ऊपर ही उस समय का एक परिस्थितिजनक रिमार्क था और इससे महेश्वर हजारी को ही चिंता होनी चाहिए थी। लेकिन आपको जानकर ये अचंभा होगा कि महेश्वर हजारी को पार्टी से छुट्टी या उनके कद में कमी करने के बजाय उनके कद में इजाफा किया गया है। जहां अशोक चौधरी का नाम इस कमेटी के सेकेंड लिस्ट में जब उसमें संशोधन किया गया तब आया, वहीं 5 जो टीम बनी थी उसमें महेश्वर हजारी का बड़ा महत्वपूर्ण नाम पहले से ही था। आपको पता चला, और वो भी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कमेटी में थे। वो कौन से कमेटी में थे और कौन सा नाम था वो जान लीजिए आप। रामनाथ ठाकुर के अंदर जो कमेटी बनी थी उसमें दूसरे नंबर पर, आपके स्क्रीन पर होगा भी, आप देखिए, दूसरे नंबर पर जो नाम है वो महेश्वर हजारी का ही है। भले ही इसके बाद जो 2 टीमें बनी उसमें जो एक टीम है, उस टीम के अध्यक्ष के तौर पर या कैप्टन के तौर पर अशोक चौधरी का नाम हो, लेकिन इन 5 टीमों में से एक महत्वपूर्ण टीम जो रामनाथ ठाकुर की टीम है उसमें वाइस कैप्टन के तौर पर नाम महेश्वर हजारी का ही है। आप इस देखिए, जदयू के द्वारा रिलीज किया गया ही लेटर है ये।
तो क्या नीतीश कुमार ने अपने एक और बयान से यूटर्न मार लिया है? क्या महेश्वर हजारी के कद को छोटा नहीं करके बल्कि बड़ा कर दिया गया? और उल्टा, ये तो चुनावी कार्यक्रम है ना, इस सम्मेलन से जदयू अपने आप को 2025 के लिए तैयार करेगी। ये सदस्यता अभियान जैसा है, ये कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने जैसा है, और ये वोट बैंक को इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की तैयारियों के तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में यदि अशोक चौधरी से पहले महेश्वर हजारी का नाम है तो निश्चित ही ये 2 सवालों का जवाब तो दे देता है। अब आप उसे किस तरह से इन सवालों के जवाब को इंटरप्रेट करते हैं वो आपके ऊपर है। एक, कि नीतीश कुमार ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया है, ना अशोक चौधरी की छुट्टी की गई, ना महेश्वर हजारी पर कोई गाज गिरा। दूसरा, नीतीश कुमार भाजपा पर भी बहुत भरोसा नहीं करते हैं। तत्कालीन गठबंधन के हिसाब से अगर देखा जाए 2024 के चुनाव के, तो महेश्वर हजारी ने गलती तो की, जदयू में रहते हुए उन्होंने अपने पुत्र को चुनाव लड़ाया, हालांकि कोई संवैधानिक गलती उनसे नहीं हुई है, लेकिन नीतीश जो मापदंड तय करते हैं गठबंधनों के, उनके आधार पर निश्चित ही एक बड़ा विवाद है। अगर भाजपा कोई नेता इस तरह से करता है तो नीतीश निश्चित ही इसकी बात जेपी नेता तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार ने बैकअप प्लान तैयार कर लिया है? देखिए, ये एकमात्र फैसला होता तो आप कहते कि मैं तिल का ताड़ बना रहा हूं। आज पंचनामा में आपको विशेष तौर पर मैं ऐसी कई घटनाएं बताऊंगा चुनाव के बाद जिसमें नीतीश कुमार छोटे छोटे यूटर्न्स लेते गए हैं और भाजपा के खिलाफ एक सघन रणनीति के तहत गठबंधन में होते हुए भाजपा से सब कुछ भाजपा के साथ इन सिंक्रोनिसिटी रहते हुए भी, भाजपा के साथ समन्वय बनाए रहने के दौरान भी वो एक वैकल्पिक रास्ते पर चल रहे हैं, जो ये इशारा करता है कि नीतीश जो कह रहे हैं वो 100% सत्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि नीतीश की हर बात मान ली जाए। क्या लगता है आपको? अपने कमेंट बॉक्स में आइए और जवाब दीजिए, या आज के पंचनामा का इंतजार कीजिए। उस पंचनामा में कुछ और बड़े सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।